स्टार्ट कर रही थी। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है जामुन का पेट। लेसन हमारा हो चुका था, तो आज जो है हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। बैक एक्सरसाइज देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेचारा जामुन का पेट कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग से आए हैं। जो कै पार्ट है बेटा, जो मैम ने ऊपर बात की है कि बेचारा जो जामुन का पेड़ है वो कितना फलदार था और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये जो संवाद है कहानी के किस प्रसंग से आया है, मतलब उस टाइम क्या प्रसंग चल रहा था, क्या बात चल रही थी जब ये बात हुई। तो कौन सा जो कंटेंट है जो इससे रिलेट है कहानी का, जो ये बात हमने ऊपर कही है, बता सकता है कोई बच्चा? हाँ जी बताइए मुस्कान। सेक्रेटरिएट, सचिवालय आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में। वेरी गुड। हाँ जी, जब सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिरता है तो रात को जो है, रात की आंधी में जो सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। क्या बेटा? लॉन क्या है? जैसे अब आपके बैक साइड में ये लॉन है, स्कूल के इधर लॉन है। लॉन का क्या मतलब है? जिसमें पेड़ पौधे लगे हो, खुला जो हो एरिया आपका लॉन। उसमें घास भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसमें पेड़ पौधे ही हो। नहीं, वो लॉन अलग चीज है बेटा। ये लॉन, ये तो पेड़ों की बात की जा रही है हमारी। तो ये जो संवाद है, सुबह माली ने उसे देखा, उस आदमी को, जिससे माली उसे देखता है और क्लर्कों को ये सूचना देता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। वहां सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा करते हैं। क्लर्क जो थे वो जामुन के पेड़ प्रशंसा कर रहे हैं कि इस पेड़, बेचारा यह जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। जब मैं इसे अपने बच्चों के लिए लेकर जाता था तो वो बड़े चाव से इसे खाते थे। कुछ ऐसा ही था ना? 2 या 3, क्योंकि 3 मार्क्स में आता है बेटा हमारा, जो आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। कै पार्ट आ सकता है, कै को छोड़ देंगे। हाँ, फिर तो कम लिखना है, उसके अकॉर्डिंग तो कम लिखेंगे हम। तो इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग से आए हैं, तो प्रसंग का तो पता चल गया है आपको कि जब चपरासी क्लर्कों को जाकर सूचना देता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है, तो क्लर्क और जो चपरासी वे सभी वहां इकट्ठे हो जाते पेड़ के पास। निखिल, तो मैंने सुनना है आपसे, क्या बताया? फिर इसकी जामुने कितनी रसीद, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। जो ये संवाद है कि इसकी जामुने की रसीली होती थी, तो इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। मानसिकता मतलब मेंटेलिटी, कि लोग जो रियल में काम करना चाहिए उसको पहले नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है इधर उधर की बातें बना रहे हैं। पहला काम क्या था? उस आदमी को निकालना था, लेकिन उस पेड़ की प्रशंसा में लगे हुए हैं। तो इससे लोगों की कैसी मेंटेलिटी का हमें पता चलता है, कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो इससे लोगों की संवेदन सुनने और स्वार्थपरता का पता चलता है कि सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, किसी दूसरे की कोई टेंशन नहीं है।
कि ना तो आदमी को किसी मानव से कोई, ना तो मानवीय मूल्य रह गए हैं आदमी के अंदर, और दूसरा सिर्फ स्वार्थ परता है कि सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरे चाहे कितना भी जो है इसके लिए परेशान हो उनके बारे में नहीं सोचता। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे उसके गुण गाते हैं और उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे हैं। कि जो सरकारी अधिकारी थे उनको जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, वे अपने घर भी जामुने लेकर जाते थे, वहां से खाते भी थे, उसकी छाया में भी बैठते थे। तो वहां पर जो है वो उसके प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं, जामुन के पेड़ के गिरने के प्रति, लेकिन उस आदमी की टेंशन किसी को नहीं है। आज जो हमारे समाज की जो सोच बन गई है लोगों की, वो यही है कि सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, बाकी चाहे दूसरे का उस बात से, यदि हमें उस चीज से कम प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे का लॉस ज्यादा हो रहा है तो हम अपने प्रॉफिट को देखते हैं, दूसरे के लॉस को नहीं। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए यह समाज की जो है संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, छोटी सोच को दर्शाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? कि दबा हुआ आदमी कब, यह बात कैसे पता चली थी? जब उसने गालिब का एक शेर सुनाया था। तो देखिए, सेक्रेटरीट के जब लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ रात की आंधी में गिर गया, उसके नीचे एक आदमी दब गया, उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी। ये वह एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी। फाइल कहां से कहां पहुंची शिवम? सबसे पहले चलो बताओ, यही बताओ, सबसे पहले फाइल कहां पहुंची है? व्यापार, खड़े होके बताओ बेटे, व्यापार विभाग से कहां जाती है फाइल? एग्रीकल्चर, हाँ जी, फिर हॉर्टिकल्चर, वेरी गुड, हाँ जी, फिर वेरी गुड वेरी गुड, फिर कल्चरल, उसके बाद फॉरेस्ट, और फिर विदेश विभाग के पास जाती है। ऐसे जो है फाइल वो हमारी चक्कर काट रही है। मतलब वो विदेश विभाग का होगा ना मामला, तो तभी तो प्रधानमंत्री के पास लेकर गए हैं। जब प्रधानमंत्री कहता है कि विदेशी विभाग को मैं देख लूंगा, अगर उनकी हमारे विदेशी मामलों पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो उस चीज को मैं देखूंगा, तो सबसे लास्ट में वो विदेशी विभाग के पास जाती है। जब प्रधानमंत्री परमिशन देते हैं कि विदेशी विभाग की मेरी जिम्मेवारी है, अगर हमारे दो राज्यों के संबंध में कोई इफेक्ट पड़ेगा तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब वो अलाउ करता है, तभी जो है फाइल कंप्लीट होती है। तो फिर क्या हुआ बेटा कि दबे हुए आदमी का क्या हुआ कि वो एक सरकारी फाइल बनती है, उसे बचाने के लिए वह एक विभाग से दूसरे विभाग, जैसा आपने बताया, वो घूमती रहती है। और माली ने उस आदमी को हौसला दिया कि लाई और कहा मामला अब ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस आदमी ने आह भरते हुए गालिब का एक शेर सुनाया था। शेर ये तो माना कि तगालों ने कर, लेकिन ये तो माना लेकिन
शायर हो? उसने कहा हाँ, मैं सिर हिलाया। उसने कहा कि हाँ, मैं शायर हूँ। फिर माली ने यह बात क्लर्कों को बताई और इस प्रकार यह बात सारे शहर में फैल गई। सेक्रेटरीट में शहर भर के कवि व शायर इकट्ठे हो गए। फाइल जो है कल्चर डिपार्टमेंट को भेजी गई, यानी कि साहित्य संगीत जो डिपार्टमेंट है, जब ये पता चला कि जो आदमी है वो शायर है, तो फाइल किसको भेजी गई? कल्चरल डिपार्टमेंट को। वहीं का सचिव उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आया और उसे अकादमी का सदस्य बना दिया। साहित्य जो अकेडमी थी उसका सदस्य उसे बना दिया। किंतु यह कहकर कि पेड़ से नीचे से निकालने का काम उसके विभाग का नहीं है। भाई हम आपको साहित्य अकेडमी का सदस्य तो बना रहे हैं, लेकिन पेड़ से नीचे निकालने का काम हमारा नहीं है। वह फाइल वन विभाग को भेज देता है। जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो जो फाइल है वो वन विभाग को भेज देता है और इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का रास्ता लंबा हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है थर्ड क्वेश्चन। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? कि जो कृषि विभाग था उसने कहा कि जो ये मामला है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दिया जाए। तो क्यों कहा उसने ऐसा? हाँ जी, क्योंकि फलदार पेड़ों का जो और सब्जियों का जो मामला है वो किसका डिपार्टमेंट है? हॉर्टिकल्चर का। तो कृषि विभाग वालों ने तर्क दिया कि कृषि विभाग को जो है अनाज और खेती बाड़ी से संबंधित मामलों का फैसला लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ एक फलदार वृक्ष है, इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कि इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्यों के बारे में भी बताइए। निखिल बताएगा आप मेरे को। सिर्फ हमने अभी बताए थे ना कौन कौन से विभाग हैं हमारे, जो पाठ में वर्णन किया गया है कि कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहले जो फाइल थी हमारी किसके पास जाती है और इसका क्या काम होता है ये भी बताना है। हाँ जी, सबसे पहले फाइल किसके पास जाती है निखिल? सबसे पहले जो फाइल है सबसे पहले फाइल जो है व्यापार विभाग के पास जाती है। इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। जो भी व्यापार का काम है वो सब किसके अंतर्गत होता है? अब दोबारा पूछना है, ध्यान से सुन ले निखिल। सबसे पहले जो फाइल है वो व्यापार विभाग के पास जाती है और इसका काम है देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है इसका काम, ठीक है। दूसरी इसके बाद जो फाइल जाती है वो एग्रीकल्चर विभाग को जाती है, कृषि विभाग को। इसका कार्य खेती बाड़ी से संबंधित है। खेती बाड़ी के से संबंधित मामलों को, अनाज से संबंधित मामलों को जो है एग्रीकल्चर विभाग देखता है। हॉर्टिकल्चर विभाग यह विभाग जो है उद्यानों का, बाग बगीचों का जो मामला है ये देखता है। फल सब्जियों का जो है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। फिर आता है मेडिकल विभाग हमारा, चौथे नंबर पर है मेडिकल विभाग। इसका संबंध जो है शल्य चिकित्सा, दवाइयों वगैरह से है, ठीक है। शल्य चिकित्सा को कल क्या बोला गया था लेसन में? प्लास्टिक सर्जरी, हिंदी में बोलेंगे शल्य चिकित्सा। तो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो है सारा काम शल्य चिकित्सा से लेकर छोटे से लेकर बड़ी दवाइयों तक है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध किससे है बेटा? कला और साहित्य से, ठीक है। साहित्य जो कल्चरल विभाग हमारा आता है वो है हमारा किससे संबंधित है? कला और साहित्य से। फॉरेस्ट विभाग इसका संबंध जंगलों के पेड़ों व वनस्पति से है। विदेश विभाग इसका कार्य जो है विदेशी राज्यों से संबंध स्थापित करने में है। जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे हमारे रिलेशन कैसे रहे, किस प्रकार के हैं, तो ये काम किसका है? विदेश विभाग का। पाठ के आधार पर पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है। सारे विभाग, देखो हमने इतने विभागों की बात की है, लेकिन जो मानवीय दृष्टिकोण है वो किसी भी विभाग के अंदर नहीं है। सारे जो विभाग हैं हमें संवेदन शून्य और स्वार्थपरता सबके अंदर नजर आती है, क्योंकि सब जो है
अपनी फाइलों की कार्यवाही पूरी करने में लगे हुए हैं, उस आदमी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो सारे के सारे जितने भी हमारे विभाग हैं, वो सारे हमें संवेदन शून्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक तो काम खत्म हो चुका होता है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, वो तो जीरो के बराबर हो गया ना बेटा। कि लास्ट में जब इतना लंबा काम चल जाए, तो जब उस काम की वैल्यू ही खत्म हो जाती है, तब तक उसे परमिशन मिलती है, तो ऐसा ही किया और ऐसा ही ना किया। अब एक आदमी को जरूरत है कि वो आज जो है उस काम की नीड है उसे, लेकिन फाइलों के चक्कर में अगर वो 2 महीने बाद कंप्लीट होता है, तब तक उस आदमी का लॉस हो चुका होता है, तो फिर क्या फायदा है उस काम का बेटा? मान लीजिए अब आपका एग्जाम है कल और नोट्स आपको 2 दिन बाद मिलते हैं, फायदा क्या है उस चीज का? अगर मैं नहीं बेटा मेरा टाइम नहीं है, मैं 2 दिन बाद दूंगी, ये दूंगी, तो क्या फायदा है? जब मैं अपने बच्चे की नीड नहीं समझूंगी कि हाँ मेरे कारण से लॉस ना हो, जब तक हमारे अंदर मानवीय मूल्य नहीं होंगे, तो ऐसी इंसानियत का कोई फायदा नहीं है। यदि इंसान ही इंसान को नहीं समझेगा, तो भगवान की भक्ति में इसमें क्या रखा है? क्योंकि इंसान भी तो भगवान के बनाए हुए हैं। यदि हम उनको ही नहीं समझेंगे, उनकी नीड को ही नहीं समझेंगे, यदि हम पूरा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो है यहाँ कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। कटिबद्ध मीन्स कमर कस लेना, तैयार हो जाना। ठीक है, कटी होती है कमर, बद्ध मीन्स बांधना, कमर कसना, तैयार हो जाना किसी काम को करने के लिए। कि 2 बार ऐसे प्रसंग आए हैं कि आदमी वो उस आदमी को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग हो जाता है? देखिए, पहली बार तो दबे हुए आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के शुरू में आता है, जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सुपरिटेंडेंट आकर उन्हें रोक देता है तथा ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात कहता है। इस प्रकार पहली बार जो संकल्प है भंग हो जाता है। दूसरी बार क्या है कि यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है। दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटरिएट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला न हो सका। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे। उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। तो 2 बार ऐसे प्रसंग आए जब लोग उस पेड़ को हटाने के लिए और उस आदमी को बचाने के लिए तैयार होते हैं। सेकंड है बेटा क्वेश्चन, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। कि यह कहना कहां तक ठीक है? युक्ति संगत का मतलब ठीक है कि भाई इस पाठ में हास्य के साथ साथ हमारे अंदर करुणा की भावना, दया की भावना भी उत्पन्न होती है उस दबे हुए आदमी के प्रति। तो यह कहना बिल्कुल सही है कि यह कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है, वे जामुन के पेड़ तथा रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु दबे हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं होता। क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों की फूहड़ हरकतें हास्य के साथ करुणा को जागृत करती हैं, जगाती हैं। फाइल चलती रहती है, माली ही दया करके उसे खाना खिला देता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात करते हैं। यह संवेदनहीनता का चरम रूप है। क्या बिल्कुल आदमी के अंदर इंसानियत नहीं रही है कि वो ऐसी बात करते हैं कि आदमी को ही 2 टुकड़ों में काट दिया जाए? तो जब हम इस प्रकार की बातें देखते हैं तो हमारे अंदर जो है करुणा की भावना पैदा होती है कि जो हमारा समाज है, समाज के लोग हैं, वो कितने संवेदन शून्य हो गए हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट कितना ही वो हो जाए, लेकिन ये नहीं कर सकते कि भाई उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। क्यों?
क्योंकि कानूनी कार्रवाई से डर लगता है। तो हमारा जो सिस्टम है वही ऐसा बन गया है कि कई बार वही हमें रोक देता है एक दूसरे की सहायता करने के लिए। अब यही दिखाया गया है, यदि वो पेड़ को अपने आप हटा देते, काट देते, तो वो सरकारी पेड़ था, कोई भी जो है उन पर ब्लेम आ सकता था। जो हमारी व्यवस्था है वो इतनी कानूनों में उलझा दी गई है कि आदमी जो है आदमी का सहारा बनने से हिचकता है। रियलिटी है ना, ये वास्तविकता है। अगर हम कई बार तो हम चाहकर भी जो है सहायता नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए हम कहीं से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वहां रोड पर एक्सीडेंट है, तो हम उस आदमी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हॉस्पिटल जाने के बाद ही हॉस्पिटल वालों को सिग्नेचर चाहिए, क्यों उठाकर लाए हो, कहां से उठाकर लाए हो। तब तक चाहे वो आदमी जिंदा रहे या ना रहे, उसे मतलब बहुत ज्यादा नीड है कि उसे तुरंत जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन कार्यवाही में ही इतना टाइम जो है स्पेंड हो जाता है कि यदि उस आदमी का खून बह रहा है तो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो हमारे जो कानून बने हुए हैं, जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है, कई बार वही हमें जो है मानवीय मूल्यों को पूरा करने से रोकती है। माली ही दया करके उसे खाना खिला देता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात करते हैं। यह संवेदनहीनता का चरम रूप है। कल्चर विभाग का सचिव उसे अकादमी का सदस्य बना देता है, उससे मिठाई मांगता है, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करता। देश के संबंध के नाम पर आम आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है। जब कहा जाता है ना लास्ट में, भाई विदेशों के साथ संबंध जरूरी है क्या, इस आदमी की जिंदगी जरूरी है। यदि हमारे विदेशों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यह जो पेड़ लगाया था एक विदेशी ने हम इसमें लगाया था, तो यदि वो आएगा तो देखेगा कि मेरा लगाया हुआ पेड़ नहीं है और हमारे संबंध जो है विदेश के साथ खराब हो जाएंगे। इसलिए जो है एक आदमी की बलि देना ही ज्यादा बेहतर है। ये सभी घटनाएं करुणा की गहनता की को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? हाँ जी, यदि आप माली की जगह होते तो क्या करते, उस आदमी को निकालते या नहीं निकालते? निकाल लेते। वेरी गुड। नहीं, वो किसी की हेल्प से निकाल लेता, अकेला तो पॉसिबल नहीं था। जैसे वे क्लर्क वगैरह इकट्ठे थे या जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो सारे मिलकर जो है हेल्प कर सकते थे। और परमिशन होती तो बेटा किसी भी हम यंत्र का सहारा लेकर भी जो है पेड़ को हटवा सकते थे। जरूरी नहीं है कि भाई बहुत सारी जो है फैसिलिटीज हैं। लेकिन ये तो एक व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है हमारी व्यवस्था पर। ये रियलिटी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि वो दिखाना चाहता है लेखक कि हमारे समाज में ऐसे हो रहा है। कानून और व्यवस्था के चक्कर में पड़कर जो काम है, जो जरूरी है, वो रुक जाता है, और जब वो होता है तो तब तक उसकी नीड नहीं होती। ये दिखाया गया है। तो यदि मैं माली की जगह होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता। मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को, साथ काम करने वालों को तैयार करके उस पेड़ को हटाता और दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज कराता। मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकता है। भाई यदि ऐसी संकट की घड़ी है तो एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो स्वयं भी डिसीजन ले सकता है, ऐसी उसको पावर है। यदि सिचुएशन ही ऐसी है, जिंदगी और मौत का सवाल है, तो वो खुद भी एक्शन ले सकता था। उसे फाइल वहां से वहां पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि मैं माली की जगह होता तो मेरी सहानुभूति जो है दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करता। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उनमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। पेड़ तो गिरा हुआ है, लेकिन सरकारी संपत्ति को अगर गिरी भी हुई बेटा, सड़क पर भी गिरी हुई, फिर भी हम उसको काट तो नहीं सकते, वहां से उठा तो नहीं सकते।
वो तो आंधी की वजह से गिरा है ना बेटा। अगर वो कह रहा है अगर हम यहाँ से इसे उठवा देते हैं, कटवा देते हैं, तो कटवा, उसने ये कहा है बेटा अगर हम कटवा देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि विदेशी संबंध हमारे, ये तो एक रियलिटी हम उसे दिखा देंगे कि आंधी तूफान के कारण गिरा है, तो उन लोगों पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्वयं काटते हैं इस पेड़ को, ये कहा गया है, अगर मान लीजिए वो गिर गया फिर भी काट के तो उठाना पड़ेगा, उसको काटना तो पड़ेगा उस जगह से तो हटाना पड़ेगा ना। अगर वो उस जगह पे पड़ा है तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये आंधी के कारण गिरा है। अगर वहां से उठा दिया जाता है तो वो लोग यही सोचेंगे कि यहाँ से काट दिया गया है हमारी इमेज खराब करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बेटा, जामुन का पेट पाठ का प्रतिपाद्य था, बताइए कि इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। कि हास्य व्यंग्य में है क्या है कि चीजों को बहुत फैला फुलाकर दिखाया जाता है ताकि लोगों को हंसी आए, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इस कहानी में भी इस चीज का अनुपालन किया गया है कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, अतिशयोक्तिपूर्ण कहा गया है, इसलिए इसकी घटनाएं जो है अविश्वसनीय हमें लगती है। भाई ऐसा भी होता है कि कोई आदमी को ना निकाले और इतनी सारी कार्यवाही होती चली जाए, तो ये बातें हमें अविश्वसनीय लगती है, हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। भाई ऐसी घटनाओं पर हम विश्वास नहीं कर सकते। भाई कोई किसी न किसी के अंदर तो इंसानियत होती है, इतने लोगों के सामने। यह पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम और कितना हास्यास्पद है, कि जो हमारी सरकारी कार्यवाही है वो कितनी निरर्थक है, ये भी दिखाता है। और दूसरा ये भी दिखाता है कि जो ये पाठ है ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है, हम इस पर, इसकी घटनाओं पर विश्वास तो कर ही नहीं सकते। तीसरा ये हास्य व्यंग्य है, तो हास्य जो है वो बात को बढ़ा चढ़ाकर ही कहा जाता है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप को भी दिखाता है, कि जो हमारी व्यवस्था है वो कितनी संवेदन शून्य है, और जो मानव है उसके अंदर जो मानवीय मूल्य है वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली को दबे हुए आदमी से सहानुभूति होने का क्या कारण था। भाई वही एक आदमी जो था वो क्यों सहानुभूति रख रहा था, माली उस दबे हुए व्यक्ति के लिए। तो माली का काम लॉन में लगे पेड़ों की देखभाल करना था। रात के अंधेरे में जब लॉन में खड़ा हुआ पेड़ गिर जाता है और आदमी उसके नीचे दब जाता है, तो माली ने इसकी विभाग को सूचना दी। जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक मालिक की ड्यूटी उसकी देखभाल की थी। इसलिए जो है उसे पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति से सहानुभूति थी और वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहता था, कि पेड़ की भी रखवाली उसे करनी थी। और क्योंकि माली का काम क्या है, पेड़ों की रखवाली करना, तो और दिन रात उसे वहीं रहना पड़ता था, इसलिए जो है वो जल्द से जल्द जो है इससे छुटकारा पाना चाहता था, कि जल्द से जल्द जो है मेरा यहाँ से, मैं इस काम से फ्री हो सकूं। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है बेटा वो रहेगा, नेक्स्ट जो लेसन है भारत माता, एक लेसन रहता है बस हमारा। तो नेक्स्ट जो लेसन है बेटा हमारा, एक बार देखेंगे भारत माता। नहीं, एक बार बस लेखक परिचय देख लेते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है हमारा। 10:45 9 हुई।
तो अभी लेखक परिचय देख लेते हैं हम इसका। पेज नंबर 112 ओपन करेंगे आप। लेखक है जवाहरलाल नेहरू, पाठ का नाम है भारत माता। बस एक बार लेखक परिचय देख लेते हैं बेटा। लेसन हम नेक्स्ट उसमें ही स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम। 112 पेज निकालिए बेटा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं हम। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। तो क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि सच्ची जो संस्कृति होती है वह दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। देखिए, जैसे हम अपनी भारत की जो संस्कृति है उसी में रच बस गए हैं। यदि हम विदेश में जाते हैं तो हम वहां से प्रेरित तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे तन और मन में क्या हमारी भारतीय संस्कृति समाई हुई है। किसी और संस्कृति से हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हमारे तन मन में अपनी ही संस्कृति समाई होती है। क्लियर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख जो रचनाएं हैं उनकी, वो है मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। मृत्यु सन 1964 में हुई है इनकी। जन्म 1889 में कहां पर हुआ बेटा? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई है 1964 में। हाँ जी, 1964 में। भारत के पहले कौन थे ये? प्रधानमंत्री। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। संपन्न मतलब इनका जो परिवार था वो बहुत अमीर था। हाँ जी, इनके पिता वहां के बड़े वकील थे, जो इलाहाबाद के बहुत अच्छे वकील थे इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी के। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो घर पर ही हुई और जो हायर एजुकेशन थी बेटा वो हुई इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में हैरो और कैम्ब्रिज। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। वकालत भी जो है यहीं से इन्होंने की, इंग्लैंड से ही। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट पड़े। यानी कि गांधी जी से वे बहुत प्रभावित थे और जब उन्होंने कहा तो जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो है आजादी की लड़ाई में वहां से पढ़ाई छोड़कर अपनी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, शायद नागपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसके जो है अध्यक्ष बनाए गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो क्या था कि अंग्रेजों के साथ इनकी बैठक हुई और इन्होंने अपनी मांगे रखी।
तो उसमें जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। पूर्ण स्वराज्य यानी कि हमें अपना राज चाहिए, पूर्ण अधिकार जो है हमारे देश पर हमारा हो। किन्होंने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरू का झुकाव जो है समाजवाद की ओर भी रहा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो समाजवाद की तरफ भी इनका झुकाव रहा। समाजवाद का क्या मतलब है बेटा? कि जो क्या है, क्या है समाजवाद? नहीं बताओ बेटा, सोशलिज्म पढ़ा होगा क्या होता है? फिर क्या